हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं बेतहाशा रो रही थी। राज का व्यवहार मेरे साथ इस कदर बदल चुका था कि मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ना दे। कितनी मोहब्बत मैंने राजीव से की थी, मैं तो उसके बगैर मर ही जाती, लेकिन वह मेरा पति होकर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। मुझसे दूर भागता था जैसे मैं कोई अछूत हूँ और मैं उसकी संगत के लिए तरसा करती थी। मेरा जी चाहता था राजीव के सीने से लगकर सोऊं, वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मुझे अपनी मोहब्बत से ढेर कर दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। आज रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे ही राजीव के करीब आई तो वो जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहने लगा, बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर, आओ मैं तुम्हारी गर्मी निकालता हूँ। यह कहकर उसने मेरे साथ आज रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत डर लगता था। बादलों की गरज से मेरा दिल कांप जाता था। राजीव सामने सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी और उस पर सितम यह कि लाइट भी जा चुकी थी। सामने आंगन में खुलने वाली खिड़की से आसमान पर चमकने वाली बिजली की रोशनी जब कमरे में आती तो डर के मारे मैं कांपने लगती। बारिश तो ऐसी थी कि जैसे हर तरफ तूफान मचा हुआ था। डर के मारे मैं बेड की चादर को दबोचना शुरू कर चुकी थी। तकिया को सीने से लगा लिया था। काश राजीव मेरे पास ही लेट जाता, मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरा दर्द कम हो जाता, या वो मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मेरे दर्द को अपनी पनाहों से खत्म कर देता। लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल बेपरवाह होकर सामने सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने राजीव से क्यों शादी की है, या वह वही राजीव है जो मेरे खातिर हर एक से लड़ जाता था। उसे हुआ क्या था? क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कौन सा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलापन की सजा दे रहा था? मेरे सब्र जवाब दे गया था। मैं उठकर सोफे पर राजीव के पास आ गई। मैं उसे हिलाने लगी। वह गहरी नींद में से जागा था। मुझे देखकर एकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या बात है, चैन नहीं है तुम्हें? सुकून से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके बराबर में बैठ गई, लेकिन वह तो मेरा स्पर्श पाकर ऐसे दूर होता था जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है। राजीव मेरी बात सुनकर मुझे देखने लगा। कहने लगा, तो मैं क्या करूं? बारिश को रोकना तो मेरे बस में नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास बेड पर लेट तो सकते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, नहीं लेट सकता। मेरे पास से उठो और जाकर बेड पर सो जाओ, वरना मैं इस कमरे से भी बाहर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों मुझसे दूर भागते हो? क्यों मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है? मुझे पनाहों में ले लो, मुझे अपने सीने से लगा लो। मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, और अब जब तुम 1 साल बाद घर आए हो तो तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते हो? पहले तो तुम्हारे मेरे बिन एक दिन नहीं कटता था, और अब 1 साल बाद आए हो और एक बार भी मेरे करीब नहीं आए। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी खातिर मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए हैं। जैसे तुमने उन्हें मुझसे दूर कर दिया है, मैं उनके लिए तरसता हूँ, वैसे ही अब तुम मेरे लिए तरसोगी, पल पल मेरी मोहब्बत के लिए। मैंने कहा, मेरा क्या दोष है? मैं नहीं चाहती थी कि यह सब हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे रूठ जाएं। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वह कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे सपनों से दूर कर दिया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो? इस कदर गुस्से से बोला कि मैं कांप के रह गई। फिर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? ठीक है। यह कहकर वह मुझे कमरे से बाहर ले गया और बाहर निकलकर खुले आंगन में ले गया, जहाँ तेज बारिश हो रही थी, और यह देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? राजीव, मुझे बारिश से डर लगता है। मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन मुझे घसीटते हुए आंगन में ले आया। तूफानी बरसती बारिश में मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो सारी आजमाइश मैं ही क्यों दूं? आज आजमाइश तुमको देनी होगी। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो गुजारो पूरी रात इस बारिश में। यह कहकर वह मुझे उसी आंगन में छोड़कर अंदर चला गया। हॉल का दरवाजा भी बंद कर दिया, और मैं यूं जैसे डर से आज मर जाऊंगी। यह कौन सी आजमाइश थी? यह कौन सा इम्तिहान था? मैं सिमटकर उसी आंगन में बैठ गई थी। पूरी रात मैं उस बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही।
मैं राजीव से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसके बिना मर जाती। वो मुझे अगर आग में कूदने को कहता तो मैं आग में भी कूद जाती। यह तो बस बारिश थी। यह सोचने लगी कि मैंने राजीव से मोहब्बत ही तो की थी, मैंने ऐसा भी क्या छीन लिया उससे। तब तो वो मेरे खातिर सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन अब इल्जाम सिर्फ मुझ पर क्यों है? यह सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब से वो मुंबई गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे याद आने लगा कि उस दिन भी मेरी नजर घड़ी की सुइयों की तरफ थी। रात का 1 बज रहा था और मुझे राजीव की वीडियो कॉल का इंतजार था। जो रात के 1 बजे मुझे वीडियो कॉल किया करता था, वह परदेश में नौकरी करता था, इसलिए शादी के कुछ महीने बाद ही उसे मजबूरन अपने जॉब के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। लेकिन वो रेगुलर मुझे रात को 1 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम पूरा 1 घंटा एक दूसरे से जी भर के बातें करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति ने 1 साल से पहले वापस नहीं लौटना। लेकिन आज तो मेरे इंतजार की घड़ियां लंबी होने लगी थी। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन राजीव की कोई कॉल नहीं आई। कई बार मैंने उसे कॉल की, लेकिन दूसरी तीसरी बेल पर वह कॉल काट देता था। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि राजीव प्लीज मुझे कॉल करो, मुझे परेशान मत करो, लेकिन शायद वह मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने इसकी फरमाइश पूरी नहीं की थी। 1 दिन पहले ही उसने मुझे एक अजीब सी बात की थी, जिस पर मैंने उसे इनकार कर दिया। वो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फोन बंद कर दूंगा और आगे से तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारा ऐसी कोई भी फिजूल बात नहीं मानूंगी। अरे तुम तो परदेश जाकर बड़े बेशर्म हो गए हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कहीं भागी नहीं जा रही। जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी फरमाइश तुम्हारी बाहों में पूरी करूंगी। इस तरह वीडियो कॉल पर नहीं। मैंने तो उस समय शायद मजाक में कहा था। मैं उसे नखरा दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझसे सच में नाराज हो जाएगा। 2 दिन तक राजीव का कोई कॉल नहीं आई। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। बार-बार उसे मैसेज कर चुकी थी, माफ़ी भी मैसेज करके मांग चुकी थी, लेकिन वो था कि फ़ोन करने को तैयार न था। 2 दिन बाद रात 2 बजे उसका मैसेज आया था कि मैं 2 दिन से बुखार में पड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? राजीव वीडियो कॉल करो, मुझे तुम्हें देखना चाहती हूँ। कहने लगा, कड़ी बुखार की वजह से हिम्मत नहीं हो रही, प्लीज मुझे 2-4 दिन आराम करने दो, मैं तुमसे फिर बाद में बात कर लूंगा। यह कहकर उसने उसके बाद तो मुझे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मेरे यह 2-4 दिन जिस तरह से गुजरे थे मैं ही जानती थी। मेरी और राजीव की लव मैरिज हुई थी। हमारी फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर मैसेंजर से हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। वहीं हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भेज दी थी। फेसबुक से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, जो पढ़ते-पढ़ते दीवानगी की हद को पहुंच गई थी। हम एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। 1 साल हमारी मोहब्बत का सिलसिला यूं ही जारी रहा। उसके बाद राजीव ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। पहला फसाद तो यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। राजीव की माँ कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं कर सकती। वो कहने लगी, और दूसरी बात, तुम्हारी मंगनी बचपन से ही मैंने अपनी सहेली की बेटी से तय कर रखी है। राजीव की माँ उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन राजीव मेरी खातिर सबसे लड़ गया था। कहने लगा, शादी करूंगा तो सिर्फ जूली से ही, वरना नहीं करूंगा। लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी, और ना ही उसके पापा। राजीव मुझसे कहने लगे कि मैं अकेली ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले शादी पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। जिस फैमिली से मैं संबंध रखती थी वहां पर किसी तरह की कोई रोक टोक न थी। हमें इतना हक दिया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वह रिश्ता लाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन घर से भागकर माँ बाप को बदनाम करने की कोशिश ना करें। तो अच्छा है। मैंने अपनी माँ को जब यह बताया कि राजीव के घर वाले इस बात पर राजी नहीं हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, जब उसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं तो फिर वो कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं, और कैसे राजीव तुम्हें उस घर में रख सकता है। मैंने कहा, माँ, राजीव अच्छी जॉब करता है, उसके पास अपना खुद का फ्लैट भी है, वो मुझे अलग रखना चाहता है। थोड़ी सी बहस के बाद मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान गई थी। उन्होंने मेरे पापा को भी राजी कर लिया। कैसे किया मैं नहीं जानती। अगले दिन ही मेरी
माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, राजीव से कहो हमसे मिलने आए। मैंने यह संदेश राजीव को दे दिया। राजीव दूसरे दिन ही मेरे घर पर मेरे माँ बाप से मिलने आ गया। मेरे पापा ने बहुत ही सादगी के साथ राजीव से मेरी शादी करा दी, लेकिन मेरे नाम अच्छी खासी रकम जमा कर दी थी, जो कि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जोड़कर रखे थे। राजीव के साथ एक अलग फ्लैट में रहती थी, बहुत खुश थी। राजीव मुझे बहुत मोहब्बत करता था। उन दिनों तो मैं हवाओं में उड़ा करती थी। मैं राजीव को जरा भी नजर न आती तो वह मुझे आवाज देने लगता, कहने लगता, जूली तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहा करो। राजीव ने ऐसी खबर सुनाई कि मैं चकरा कर रह गई। कहने लगा, मेरे माँ बाप मेरे बड़े भाई के पास कोलकाता चले गए हैं। मुझसे नाराज थे, इसलिए यह शहर छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता था कि वह हमारी शादी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें यह फ्लैट भी शामिल है। इसलिए हमें जल्द से जल्द यह फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस फ्लैट पर मेरा कोई हक नहीं है। यह फ्लैट मेरी माँ के नाम पर है। मैंने कहा, राजीव हम कहाँ जाएंगे? वह कहने लगा, मैं खुद परेशान होकर, जो कि मेरे तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं किराए का घर भी ले सकूं, इसलिए मुझे वापस राजीव के साथ मायके आना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी माँ कहने लगी, ऐसी शादियां ज्यादा दिन नहीं चलती, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। अब क्या हम तुम्हारे पति को भी पालेंगे? जूली हम तुम्हें मायके बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम अपने पति पर डालो तो अच्छा है। यह बात जब मैंने राजीव से कही तो वो कहने लगा, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, छोटा मोटा कोई किराए का घर ले लेता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह पर ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के घर बहुत ही ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर भी मैंने राजीव को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तनख्वाह में ही गुजारा कर लूंगी। और फिर राजीव ने भी एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और मैं उनके साथ इस छोटे से घर में रहने लगी। एक बार राजीव मुझसे कहने लगा कि वह यहाँ रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वह बाहर जाकर जॉब के लिए अप्लाई करे तो मुमकिन है एक छोटा सा घर 2 कमरों का फ्लैट ले सके। मैं भी इस बात पर राजी हो गई। अगले ही महीने राजीव को मुंबई में जॉब मिल गई थी, यहाँ तक कि उसका टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। राजीव का एक भाई मुंबई में रहता था, उसी ने राजीव की यह जॉब लगवाई थी। जिस दिन राजीव को जाना था मैं बहुत रो रही थी। वो कहने लगा, बस 1 साल की बात है, इसे 1 साल में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि यहाँ पर अपना घर ले सकूं और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर मैं यही जॉब कर लूंगा और देखना मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास मुंबई में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी होगा। वह मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोए जा रही थी। मुझे इस बात का भी गर्व था कि राजीव के माँ बाप ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। काश कि वह मान जाते तो हमारी जिंदगी में आसानी पैदा हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। जाने से पहले राजीव कहने लगा, मैं रोज तुम्हें वीडियो कॉल किया करूंगा। मैं राजीव की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, मुंबई पहुंचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा। मैं उसकी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसा सरप्राइज मुझे देना चाहता है। खैर वह मुझे छोड़कर मुंबई चला गया, लेकिन रोजाना रेगुलर वह मुझे रात के 1 बजे वीडियो कॉल करता था, मुझे जी भर के बातें करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजीव का व्यवहार मुझसे कुछ बदलता रहा था, अजीब सा व्यवहार हो रहा था उसका। मेरा दिल पता नहीं क्यों अनजाने डर से घबराने लगा था। आज 8 दिन गुजर गए थे और राजीव सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। बात क्या करता था, बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में यह डर भी उठने लगा था कि कहीं राजीव मुझे धोखा तो नहीं दे रहा था। हो सकता है कि मुझसे दिल बहलाने के लिए उसने शादी तो कर ली है और अब हमेशा के लिए मुंबई चला गया है, और इस सोच ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही राजीव की वीडियो कॉल आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, राजीव की आंखें भी लाल हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 8 दिन से बुखार में पड़ा था, आज भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हें इसलिए कॉल की ताकि तुम कहीं मुझे बेवफा ना समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने फौरन से दूर कर दिया था और राजीव को सामने वीडियो कॉल पर देखकर मेरे दिल को भी सुकून हो गया था।
कुछ दिन तक हम बातें करते रहे। एक दिन राजीव कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता, इसलिए रोज रोज अब मुझसे बात नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे मुझे कम बात करने लगा, लेकिन रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था ताकि मुझे घर के खर्चों के लिए कोई परेशानी ना उठाना पड़े। 1 साल गुजर गया था और यह साल मैंने कैसे काटा था मैं ही जानती थी। जैसे जैसे साल पूरा हो रहा था और मुझे उम्मीद थी कि अब राजीव घर आ जाएगा, मेरी बेकरारी बढ़ रही थी। लेकिन राजीव कहने लगा कि मैं आना तो चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। मैं तो यह बात सुनकर ही खुश हो गई थी कि वह घर वापस आ जाएगा। मैंने उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज की बात मुझे की थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे राजीव के आने की इस कदर खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। जिस दिन उसे आना था मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैं तड़पकर उसके गले लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने फौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, जूली ये क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं। मुझे राजीव का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 1 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारा है। उसे लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही मैं घर पर आई तो राजीव वहां भी चुपचाप सा था। मैंने कहा, क्या हुआ है? तुम्हें कहने लगा, कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारी डिशेज बनाई थी, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया था जैसे वह पहले खाता था। खाने के बीच भी वह मेरी बातें बहुत ही गायब दिमाग से सुन रहा था। मेरी बातों का बस हाँ में जवाब दे रहा था। मैं उसके अजनबी से व्यवहार से परेशान होने लगी। मैंने कहा, राजीव क्या बात है, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो। वह कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आया हूँ। मैंने कहा, क्यों? राजीव कहने लगा, मुझे मुंबई की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा जमा नहीं हो सका। मैं उसकी उदासी की वजह समझी थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं किए। और फिर मेरे माँ बाप ने भी जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था, वह भी पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। हम सबको मिलाकर एक छोटा सा फ्लैट खरीद सकते हैं। मुझे लगा यह सुनकर राजीव खुश हो जाएगा, लेकिन वह अभी भी चुपचाप सा था। रात को जब राजीव सोने के लिए कमरे में आया तो मुझे लगा कि वह भी मेरे लिए उतना ही बेकरार होगा जितना मैं उसके लिए हूँ। लेकिन वह तो बस इधर उधर कमरे में अपना टाइम पास कर रहा था। कभी उसने अपनी घड़ी उतार के रखना, कभी जूते साइड में रखता, कभी अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता है। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने यह 1 साल राजीव की जुदाई में बहुत मुश्किल से गुजारा था। मैं खुद ही उठकर राजीव के सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही राजीव ने मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया था। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा, राजीव तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ और तुम मुझे करीब भी नहीं आने दे रहे हो। वो कहने लगा, अभी मेरा मूड नहीं है, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि राजीव ऐसा भी कह सकता है। मुंबई जाने से पहले वह जब भी रात को मुझसे चिपक कर नहीं सोता था उसे नींद नहीं आती थी, और आज वह मुझसे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ। मेरी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद राजीव परेशान है अपनी नौकरी की वजह से, इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। राजीव ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर लेट गया, और फिर जब रोज ऐसा ही होने लगा, वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा था। मैंने अपने माँ बाप से अपने पैसों के जिक्र कर दिया। मेरे पापा की कुछ प्रॉपर्टी भी थी, हम 3 बहनें थे। मेरे पापा ने अपनी जायदाद से मेरा हिस्सा निकाल कर मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतना पैसा दे दिया कि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं समझी कि अब राजीव खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक खुशनुमा जिंदगी गुजारेगा, लेकिन जब से आया मुझसे कतरा रहा था, मेरे करीब नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है, वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने माँ बाप की नाराजगी का एहसास है, और यह बात यही निकली थी। एक बार मैं राजीव के करीब आने लगी तो उसने मुझे दूर झटक दिया। कहने लगा, पीछे रहे मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए हैं। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है। मुझे अपनी माँ की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ।
मेरी करोड़ों की जायदाद मुझसे छिन गई है और मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे बेदखल कर दिया। दूसरे देश में भी मैंने धक्के खाकर देख लिए। पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस कर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मुझसे इस तरह की बात कर सकता था। उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राजी करता या फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत ही ना करता। मैंने भी तो अपने माँ बाप को मनाया था और शादी करके अपने माँ बाप की मर्जी से उनके साथ इस घर में रह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तो मुझे कोलकाता ले चलो। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास जाऊंगी, उनके हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लूंगी, उनसे विनती करूंगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी और तुम देखना मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सह नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और यह सच था। मैं राजीव की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। राजीव कहने लगा, जब तक मेरे माँ बाप मुझसे राजी नहीं हो जाते हैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता। और प्लीज तुम मुझसे यूं चिपकने की कोशिश मत किया करो। मुझे घिन आती है तुमसे। राजीव की यह बात सुनकर मैं तड़प गई। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वो कहने लगा, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो। मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। जब भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो मुझे अपने याद आने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हताश हुई थी। अब वह मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह नहीं थी। बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता। शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर बाहर दोस्तों में चला जाता था। रात को 1 बजे कभी 2 बजे घर आता और तकिया उठाकर सोफे पर ले जाता। जब से वह मुंबई से वापस आया था उसका ऐसा ही व्यवहार था। मैंने सोचा कि राजीव से कहती हूँ, वह मुझे अपने माँ बाप का फोन नंबर ही दे दे, उनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन वह फोन नंबर देने के लिए भी तैयार न था। एक रात तेज बारिश हुई तो राजीव ने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सजा देने लगा बारिश में। और फिर जब एक बार बहुत तेज बिजली कड़की तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वो मेरे पास बैठा था और रो रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है? राजीव कहने लगा कि तुम्हारा राजीव मर चुका है। जूली, मैं राजीव नहीं हूँ। यह सुना था कि मेरे दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। वह कहने लगा, मैं राजीव का जुड़वा भाई हूँ। मैं पिछले 3 सालों से मुंबई में काम कर रहा था। मैंने ही राजीव को मुंबई बुलाया था। राजीव ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। यह बात उसने मुझे मुंबई में आकर बताई थी। कहता था कि उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज दूंगा। जब हम दोनों को एक साथ देखेगी तो चकरा जाएगी। लेकिन उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। एक कार एक्सीडेंट में राजीव बहुत जख्मी हो गया था। मैं उसे अस्पताल ले गया। उस समय भी उसे तुम्हारा ही ख्याल था। हमें लगा कि वह मेरा गम नहीं सह पाएगी। उसे कभी बेसहारा मत छोड़ना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर वह पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे बिना जी नहीं सकती। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर वह टूट कर बिखर जाएगी। तो उसकी जिंदगी में राजीव बनकर जाना। मेरी जूली को बेसहारा मत छोड़ना। यह कहते हुए वह बेतहाशा रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे राजीव बनकर बात करनी शुरू कर दी। बहुत बार चाहा तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा यहाँ आकर तुम्हें सच बता दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम पागलों की तरह मेरे गले लगी थी, जिस तरह से राजीव की 1 साल की जुदाई पर तुम फूट फूट कर रोने लगी थी, मैं घबरा गया था कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तुम्हारी राजीव के लिए मोहब्बत देखकर मेरी होंठ खामोश हो जाते थे। इसलिए चाहा कि तुमसे खराब रवैया रखूंगा ताकि तुम्हें राजीव से नफरत हो जाए और तुम तलाक मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खरी उतरती रही, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही, यहाँ तक कि बारिश में पूरी रात भीगती रही। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता। मैं यह बातें दिल थामे सुन रही थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं राजीव राजीव पुकारने लगी। मेरा राजीव बेवफा नहीं था। वह तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी समय में भी उसे मेरी परवाह थी।
जब मैं कुछ संभल गई तो राजीव का भाई राहुल कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने गौर से राहुल की तरफ देखा। वह बिल्कुल राजीव की तरह दिखता था। कोई कह नहीं सकता था कि वह राजीव नहीं है। मैं भी तो धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि यह तो राजीव नहीं है। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी, एक दो बार जबरदस्ती उसके गले भी लग गई थी, तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ था कि यह राजीव नहीं है। मैं राहुल की शराफत की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने राहुल को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, लेकिन राहुल कहने लगा, भाई ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना बना लूं। यह भाई की आखिरी इच्छा थी, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया। मैं राजीव की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं अपने मायके चली गई। मेरे माँ बाप को जब सच मालूम हुआ तो कहने लगे, तुम कैसे सारी जिंदगी राजीव के नाम पर जी सकती हो। और फिर राजीव की आखिरी इच्छा थी कि तुम और राहुल एक हो जाओ। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने माँ बाप की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। जख्म अभी हरा था। मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन मैं जब से राहुल को छोड़कर अपनी माँ के घर आई थी, मेरा जी चाहता राहुल को एक बार देख लूं, क्योंकि राहुल में राजीव की झलक दिखाई देती थी। वह बिल्कुल राजीव के जैसे था और उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। और राहुल भी मुझसे फोन पर बात कर लिया करता था। उसकी बातों में भी अपनापन था। शायद इतने दिन मेरे साथ रहते रहते उसे भी मुझसे लगाव हो गया होगा। लेकिन आप लोग बताएं, क्या मुझे राजीव से बेवफाई कर लेनी चाहिए, जो मरते दम तक मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी परवाह करता था? मैं क्यों उसके नाम पर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती? आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे राजीव की आखिरी इच्छा को मानते हुए राहुल को अपना लेना चाहिए? तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।